सभी किसान भाई बहनों को झुमकी बहन की ओर से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीपीएल मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है आवास योजना। धान लगाने से पहले जरूरी है बीजोपचार। औषधीय पौधा घृत कुमारी जून से जुलाई तक लगा दें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के तहत निर्धन मछुआरों के लिए आवास और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा इस लोक कल्याणकारी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वैसे मत्स्य कृषक जो मछली पालने, मछली मारने तथा मछली बेचने में सक्रिय हैं और कच्चे मकान में रहते हैं, उन्हें पक्का आवास बनाने के लिए अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि का वहन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से करेगी। पिछले दिनों अनगढ़ा प्रखंड के नवागढ़ पंचायत सचिवालय में सूकर इकाई खोलने के लिए लाभुकों के बीच 1.5 लाख रुपए की राशि बांटी गई। बीएचओ सहदेव मुर्मू ने बताया कि प्रत्येक लाभुक को कुल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि उन्हें 2 किश्तों में मिलेगी। यह सहायता उन्हें सूकर विकास योजना के तहत दिया जा रहा है। इस अवसर पर नवागढ़ के मुखिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण पशुपालक उपस्थित थे। बारिश शुरू होते ही किसान धान की बुआई शुरू कर देंगे, लेकिन उन्हें सलाह है कि वो बीजोपचार के बाद ही बीज खेत में लगाएं। श्री विधि में 5 किलो और बिना श्री विधि के हाइब्रिड बीज के लिए 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। किसान जब अपने धान के बीजों को उपचारित करेंगे तो कौन सी दवा कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावे श्री विधि से धान लगाएंगे या बगैर श्री विधि के या हाइब्रिड बीज लगाएंगे तो बीज की मात्रा क्या होगी, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, आपको श्री विधि की खेती करनी है तो आपको जो बिचड़ा लगाना है वो आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत अच्छी हो। साथ ही साथ उसमें हम 10 से 12 दिनों का बिचड़ा हम रोपा के लिए ले जाते हैं। और साथ में ये जरूर ध्यान दें कि एक जगह पे एक बिचड़ा ही लगाएं, एक हील में। और बिचड़ा जब हम निकालें पौधशाला से तो उसमें मिट्टी लगी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी स्थिर हो जाए। इसमें खास ध्यान देना होता है कि ये श्री विधि हमारी जल्दी तैयार हो जाती है। और इसमें जो आप बुआई करेंगे उसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर हर तरफ होती है। तो किसान भाइयों, आप बिचड़े पे खास ध्यान दें। उसके आपके जो खेत की उर्वरा शक्ति हो उसमें कई बार हम वर्मी कंपोस्ट और कई बार हम करंज की खली वगैरह भी हम उसमें ज़रूर डालें ताकि वो बढ़वार उसकी अच्छी हो जाए। औषधीय पौधा घृत कुमारी लगाने के लिए जून से जुलाई तक का समय उपयुक्त है। किसान इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए IC 11271, IC 111280A सहित सीम शीतल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। औषधीय पौधा घृत कुमारी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 40,000 पौधों की जरूरत होती है। कतार से कतार और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। साथ ही घृत कुमारी के उन्नत प्रभेद IC 11271, IC 111280A, IC 111269 और सीम शीतल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता प्रथम वर्ष 30 से 35 टन और दूसरे वर्ष 15 से 20 टन ताजे पत्ते प्रति हेक्टेयर हैं। पशु चलित प्लांटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान छोटे और बड़े दोनों किस्म की बुआई कर सकते हैं। इसमें लगे 3 बॉक्स में अलग अलग फसलों के बीज डालकर एक साथ बुआई कर सकते हैं। ये मिश्रित खेती के लिए कारगर यंत्र है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि अपने खेतों में लगे फसल की कैसी तैयारी कर रहे हैं। आज जिस किसान से हम मिलने वाले हैं उनकी खासियत है कि वो दिन रात फसल की बेहतरी और खेती बाड़ी के उन्नति के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। इनकी यही फिक्रमंदी इन्हें बेहतर खेती और बेहतर उपज के लिए प्रेरित करता है। हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी
खेती में शिमला लगल है, ख़त्म हो रहा है। बीन भी लगल है, तीता मिर्चाई लगल है। अभी तीता मिर्चाई निकल रहा है, बीन लगभग ख़त्म होने जा रहा है। जो किसान भाई खेती नहीं करते हैं वो लोग भी खेती बाड़ी में सहमत हो जाएं तो मुनाफा हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1750 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2400 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 3900 रुपये, गेहूं 1350 रुपये से 2050 रुपये, चना 3700 रुपये से 4100 रुपये, दाल अरहर 5700 रुपये से 6550 रुपये, दाल मसूर 4550 रुपये से 4750 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 4700 रुपये, सरसों तेल 8550 रुपये से 9750 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 650 रुपये से 900 रुपये और प्याज 1100 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब क्या विचार है गंद्रू भाई? विचार तो नेक है किसान भाइयों, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे किसान भाई बहनों का। तो किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और बरसात का मौसम आ रहा है झुमकी बहन। और बरसात के मौसम में खास करके हमारे किसान भाई धान की खेती जोरदार ढंग से करते हैं। लेकिन धान की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो आप अगर श्री विधि से धान की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी पैदावार है वो अधिक से अधिक प्राप्त होगी। और
कहते हैं कि श्री विधि से जो धान की खेती होती है वो पैदावार तो अधिक देता ही है, साथ ही साथ उसका जो रख रखाव है और जो मेहनत होता है वो आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, पानी का खर्च भी कम होता है। लेकिन अब हमें लगता है कि कारू दादा का हम लोगों को इंतज़ार है और कारू दादा पता नहीं कहाँ हैं। तो हम चलें देखने जाएं उनको? हमें तो लगता है कि चलना चाहिए कि कारू दादा भी हमारा इंतज़ार करें। तो किसान भाइयों, आप भी हमारे साथ चलिए। बिल्कुल, चलिए आइए। दादा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खाद वाद की तैयारी हो रही है? हाँ, वो जो धान का जो अभी है अभी मौसम, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं उस खेती का। तो वहाँ खाद का तो जरूरत है, उसको हम दे रहे हैं। और एक साथ में भी सोच के चल रहे हैं ना कि इस बार श्री विधि से खेती करेंगे हम। हाँ, एकदम सही। चलिए किसान भाइयों, हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं श्री विधि से धान की खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवेश आलम। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि श्री विधि होता क्या है? हाँ, देखिए, श्री विधि जो है ये धान उत्पादन की एक नई तकनीक है जो पिछले 2-3 साल से हम लोग अपने राज्य में इसको किसानों को लगाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि श्री विधि से धान लगाने से जो उत्पादकता है या उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे अगर आप परंपरागत ढंग से खेती करेंगे तो अगर आपको 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उपज मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसी श्री विधि से अगर आप जाएंगे तो आपको उत्पादन कम से कम 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि श्री विधि में जो उत्पादन का जो लागत है वो बहुत कम हो जाता है। लागत से मतलब ये हमारा है कि जो जैसे बीज का जो इसमें कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर चाहिए, क्योंकि परंपरागत ढंग से खेती किसान भाई करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि खेतों में जितने देर तक फसल आपकी धान की खड़ी रहती है, स्टैंडिंग वाटर किसान मेंटेन करते हैं, यानी खेत में पानी जमाव की स्थिति में रहता है, तभी वो खेती सफल हो पाती है। लेकिन इस विधि में क्या है कि खेतों में पानी बिल्कुल जमने नहीं देना है, तो पानी का खपत कम हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अभी का जो मौसम चल रहा है और जिस तरह से पानी की कमी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस विधि से खेती करने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बीज दर भी कम लग रहा है, पानी की मात्रा भी कम लग रही है और इसके चलते जो है ओवरऑल जो लागत है वो काफ़ी कम हो जा रहा है, और जो उत्पादन है वो कम से कम 2 से 2.5 गुना आप ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहीं पर है। हाँ, तो मेरे हिसाब से श्री विधि आज के दौर का ये डिमांड है, और हम ये आपके माध्यम से ये अपील करेंगे कि जो भी किसान भाई अभी तक श्री विधि नहीं अपनाए हैं वे ज़रूर इस विधि को अपनाएं और इसका जो फ़र्क है वो खुद ही महसूस करें। तो अब हमारे किसान भाई नर्सरी जो लगा रहे हैं, जो पौधशाला लगाते हैं नर्सरी, तो उसमें क्या तैयारी करें और क्या बीज दर होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा तुलना करेंगे यहाँ पर बीज दर, जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो किसान भाई परंपरागत ढंग से खेती करते हैं उसमें बीज दर लगता है 40 kg प्रति हेक्टेयर नर्सरी उगाने के लिए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि श्री विधि से खेती करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। 5 kg प्रति हेक्टेयर, जो कि काफ़ी कम है। और उसमें क्या होता है कि किसान भाई जो बीज को नर्सरी में जब उगाते हैं तो उसकी आयु जो है वो करीब 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब हम उसको वहाँ से हटा करके, मतलब नर्सरी से निकाल करके और उसको रोपाई करते हैं। लेकिन श्री विधि में ऐसा नहीं है। श्री विधि में जो वैज्ञानिक का मानना है, जो मैक्सिमम आयु है बीज का पौधशाला जो आप तैयार करते हैं और जो उसमें बीज अंकुरित होकर जब पौधे बनते हैं, तो उसकी आयु 12 से 14 दिन की होनी चाहिए। 14 दिन से अगर ज़्यादा का आयु का अगर आप सीडलिंग गिरा रहे हैं तो फिर वो श्री विधि से नहीं अच्छा वो करेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सीडलिंग का जो एज है, जो आयु है, 12 दिन पे लगा लें तो अति उत्तम है। अगर किसी वजह से 12वें दिन आप नहीं लगा पाए तो मैक्सिमम उसको 14 दिन तक जाएं, अन्यथा उसके बाद उसको छोड़ दें। तो अब खेत में जब हमारे किसान भाई लगाने जाएंगे
तो उस समय क्या तैयारी करेंगे? देखिए, एक चीज़ और, खेत में जाने से पहले हम आपको यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप जो नर्सरी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। अच्छा। है ना? जो मैंने बीज दर तो बता दिया कि 5 केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए नर्सरी आप कैसे बनाएंगे। तो नर्सरी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस खेत में आप SRI विधि, श्री विधि से आप खेती करने जा रहे हैं, उस खेत में आप बीज स्थल का निर्माण ना करें, उसके अगल बगल आप निर्माण करें, क्योंकि यहाँ पर खेत को तैयारी करने में वो आपका नुकसान हो सकता है। अगर किसान भाई के पास वो भी समस्या कहते हैं कि नहीं हमारे पास एक ही ज़मीन है और हम दूसरे जगह नहीं लगा सकते हैं, तो एक और भी तरीका है कि आप प्लास्टिक के सीट पर भी इसको बीज नर्सरी को आप ग्रो कर सकते हैं। एक प्लास्टिक का सीट ले लीजिए और 250 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया आपके पास है तो वो काफ़ी है 1 हेक्टेयर में सीडलिंग तैयार करने के लिए, 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए। तो उसमें क्या करेंगे कि आप आधी मात्रा मिट्टी की लेंगे, जो रेस्ट आधी बची है उसमें उसकी आधी मात्रा जो है आप गोबर खाद लेंगे, गोबर खाद, बालू, आधी मात्रा बालू। अच्छा। इन तीनों का अच्छे ढंग से आप मिश्रण बना लीजिए। मिश्रण बनाने के बाद 2 से 3 इंच हाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 2 से 3 इंच मतलब मेरा इतना हुआ। और इसके हाइट को आप बराबर से या तो ज़मीन पे सुविधा अनुसार या नहीं तो प्लास्टिक सीट पे आप इसको बराबर ढंग से बिछा दीजिए। ध्यान ये रखिएगा कि जो जब इस मिश्रण को आप बिछाएंगे तो कहीं पर भी गड्ढा ना रहे। जी। है ना? मेरा कहने का मतलब है गड्ढा इसलिए हम बार बार शब्द यूज़ कर रहे हैं कि अगर गड्ढा रहेगा तो वहाँ पानी जमेगा और पानी जमेगा तो आपका जो सीडलिंग है वो सड़ जाएगा। अगर आपका एरिया बड़ा होते जा रहा है, मान लीजिए कि आपको 2 हेक्टेयर में करना है, 3 हेक्टेयर में करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसी ढंग से आपका जो है वो एरिया लंबा हो जाएगा। तो उस हालत में पानी के निकास के लिए आप समुचित व्यवस्था करेंगे कि हर 1 मीटर पर, 2 मीटर पे, 1.5 मीटर पे आप कोशिश कीजिए कि एक ड्रेनेज चैनल वहाँ निकाल दें। अच्छा, पानी निकलने का। जी। ताकि आप उससे जल जमाव की समस्या इसमें ना आए, बीज खराब नहीं हो। जब ये आप कर लेंगे तब आप क्या करेंगे कि बीज को एक फंजीसाइड से, जो बेबिस्टिन, जो वीटावैक्स जो हम लोग बराबर बोलते आए हैं, उससे उपचारित करने के बाद इसमें आप बीज को हल्के हल्के गिरा देंगे ताकि उसे फंगस न लगे। फंगस से जनित जितनी बीमारियां हैं वो बाद में ना आए। अच्छा। और गिराने के बाद तब उसको पानी पटा दीजिए। और उसको आप डेली मॉनिटर करते रहिए कि उसमें पानी कम ना हो, पानी ज़्यादा भी ना हो। मतलब पानी जो देना है इस पर तो छिड़काव में देना है, छिड़काव करना है ताकि बस नमी जो है बरकरार रहे। अच्छा। अब इसके बाद जो है वो आप उसको देखेंगे कि जैसे ही 12 दिन का ये जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा तो इसमें 2 पत्तियां निकल के आएंगी। 12 दिन में ज़्यादातर देखा गया है कि 2 या कहीं किसी प्रभेद में 3 पत्तियां निकलती हैं। ये 2 पत्ती या 3 पत्ती का जो पौधा हो गया, ये आपका अब तैयार हो गया खेत में। एक तरह से ये पहचान भी हो गया। एक तरह से ये अब ये पहचान हो गया कि अब आपका बीज जो है तैयार हो गया है रोपाई करने के लिए। अब इसके बाद खेत की तैयारी कैसे करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो खेत मान लीजिए कि आपको कल रोपना है तो आप 1 दिन पहले खेत में बिल्कुल कादा करेंगे। अच्छा। कादा आप ब्लॉक गाय बैल जनित जो चलता है किसान भाई के यहाँ, उससे कर सकते हैं, ट्रैक्टर से कर सकते हैं, पडलर मशीन से कर सकते हैं। जिसको जैसी सुविधा है आप कादा बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए ताकि एकदम खेत बिल्कुल एकदम मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जी। 1 दिन पहले जब कादा करेंगे, उसके बाद जब दूसरे दिन आप खेत में जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भाग जो पानी का है, कादा नीचे बैठा हुआ है, पानी ऊपर तैर रहा है। क्योंकि 1 दिन में ऐसा हो जाता है। तो आपको अब ये करना है कि खेत से जो बांध है उसको काट करके जो ऊपर तैरता हुआ पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो अतिरिक्त पानी ऊपर में तैर रहा है, उसको निकाल देना है, उसको ड्रेन आउट कर देना है। अब इस ड्रेन आउट करने के बाद ये जो कादा बचा हुआ है, ये बहुत ही परफेक्ट जगह है आपके SRI विधि से सीडलिंग को निकाल करके वहाँ पर लगाने का। श्री विधि से पौधा लगाने का ये सबसे बड़े उपयुक्त ये हुआ विधि हुआ। जी हाँ। तो इस तरह से आप रोपाई करेंगे।
अब दूसरे दिन जब आप इसको आप रोपाई करेंगे तब आपको यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देने की है। जैसे बीजों को पौधों को बीज स्थली से उखाड़ना है ना। तो कैसे उखाड़ेंगे? क्योंकि पौधा आपका 12 दिन का है, 13 दिन का है, तो ये काफ़ी नरम होता है। अगर इसको बहुत आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये टूट जाएगा पौधा। अगर पौधा बहुत झटके में उखाड़ेंगे तो पौधा ऊपर आ जाएगा, जड़ आपका नीचे रह जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो उखाड़ने के लिए क्या करना है कि पहले उसको बढ़िया से पानी से आप भिंगा दीजिए। जब भींग गया उसके बाद आप पौधों को जैसे ही आप छुएंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब आराम से निकल जाएगा। आराम से निकल जाएगा। अब निकलेगा तो साथ में आप हो सकता है कि जो पौधे के जड़ है, जड़ के आसपास मिट्टी लगे रहे, गोबर के अंश लगे रहे, तो किसान क्या करते हैं कि उसको धो देते हैं। धोना नहीं है, उसको निकालना है और सीधे उसको लगा देना है, खेत में डाल देना है। ये नहीं करना है कि उसको झाड़ के हटाना है या उसको धोना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसको सीधा वहाँ से निकालें, जितना आसानी से निकलता है निकाल लें और उतनी ही आसानी से उसको खेत में प्लेस कर दें। तो श्री विधि से खेती करने के लिए जो रो से रो की दूरी या पौधों से पौधों की दूरी वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो खेत में आप 25 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे? तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए एक यंत्र वैज्ञानिक ने बनाया है जिसको बोलते हैं मार्कर। इस मार्कर यंत्र के माध्यम से आप जब मार्कर यंत्र को अपने फील्ड पे रखेंगे और जब उसको मार्क करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर पे ही वो मार्क बनाएगा। निशान, मार्कर मतलब होता है निशान बनाना। अच्छा, वो एक ही बार खेत में हो सकता है क्या? नहीं, वो उसके साथ 5-6 उसमें डायने लगे रहते हैं। तो एक लाइन में 5-6 सीडलिंग वो लगते चला जाएगा। तो आप यहाँ पर रखिए, मार्क कीजिए, फिर अगले वाले मार्क पे रखिए, फिर मार्क कीजिए। तो इस तरह से आपका 25 × 25 पर वो डिस्टेंस बनते जा रहा है। तो ये बनते जा रहा है। क्योंकि आपको शुरू में मैंने कहा कि पानी को ड्रेन आउट कर देना है। तो जब पानी हटा दिए तो क्या बचा है? सिर्फ कीचड़ बचा है। और कीचड़ में ये मार्कर जो है अपना सिर्फ आपको जगह बता दे रहा है कि यहाँ पे लगाना है। तो वहाँ पे आप अब दूसरे आदमी जो है, एक आदमी मार्क करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और दूसरे आदमी जो सीडलिंग उखाड़ रहे हैं उनको जो सावधानियां मैंने बताई है उस सावधानी का पालन करते हुए वहाँ से उखाड़ना है और तुरंत खेत में डाल देना है। ये नहीं करना है कि 2 घंटा पहले उखाड़ लिए उसके बाद खेत में डालना है, ऐसा नहीं करना है। उसको पौधशाला से उखाड़ना है और तुरंत जितना जल्दी हो सके आप उसको डाल दीजिए। अब तो विदिन मिनट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर आप उसको डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से करते करते आप सीधे पूरे खेत को आप कवर कर लें। तो ये तो आप लगाने की विधि बताए, तो मैं डॉक्टर साहब किसान भाई को बताएं कि इसमें खरपतवार भी होता है, तो खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, श्री विधि का एक कंपोनेंट मैंने बताया कि मार्कर, और जो खरपतवार की आप बात कर रहे हैं उसमें दूसरा कंपोनेंट आता है, उसको बोलते हैं कोनोवीडर। कोनोवीडर भी एक यंत्र है। और इन दोनों यंत्र का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो करीब 3,000 रुपये में किसान आराम से ले सकते हैं। कहाँ उपलब्ध हो जाएगा? ये हर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये उपलब्ध है, यांत्रिकी विभाग में। और हम तो अब देख रहे हैं कि झारखंड सरकार भी इसको अनुदान पर या फ्री में इसको हर पंचायत स्तर पे इसको मुहैया करा रही है। तो किसान भाई वहाँ भी देख सकते हैं। हमको लगता है कि इस साल पूरे गांव में एक कोनोवीडर और एक ये मार्कर झारखंड सरकार उपलब्ध करा रहा है। तो कोनोवीडर क्या होता है कि वो एक ऐसा यंत्र है कि जो आप 25 × 25 का जो नाली बनाए जगह छोड़े हैं एक पौधों से दूसरे पौधों के बीच में, इसमें वो आराम से चलता है। ये हाथ से खींचने वाली मशीन है। तो किसान को चाहिए कि जब पौधा आपका लग जाए, 10 दिन का उसका आयु हो जाए, उसके बाद हर 10 दिन के अंतराल पर कोनोवीडर चला दें। कोनोवीडर का चलाने का भी एक तरीका है कि आप अगर उत्तर से दक्षिण दिशा में एक बार चला रहे हैं और इस तरह से पूरे खेत में उत्तर से दक्षिण आप एक बार चला लीजिए, तो किसान सोचते हैं कि हमने एक बार कोनोवीडर चला लिया। नहीं, ऐसा गलत है। कोनोवीडर एक बार तभी पूरा होता है कि जब एक बार उत्तर से दक्षिण चला लीजिए और दूसरी बार पूरब से पश्चिम चला लीजिए, यानी क्रिस क्रॉस होना चाहिए, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो इस तरह से क्या करना है, 10-10 दिन के अंतराल पर कोनोवीडर चलाते जाना है। तो जितने खरपतवार हैं वो कोनोवीडर के ब्लेड से कट के आपके खेत में ही सड़ेंगे। और फूल जब आने लगे पौधों में, उसके पहले कोनोवीडर का इस्तेमाल करना बंद कर दें।
ये सावधानी क्रोनोमीटर में है। और पानी के बारे में संक्षेप में चलते चलते हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इस बीच कोशिश करें कि खेत में अगर अधिक वर्षा आती है तो उसको ड्रेन करते रहें, जल जमाव की स्थिति नहीं होने दें। और पानी अगर कम हो रहा है, सूख रहा है, तो आपके पास सप्लीमेंट्री इरिगेशन का व्यवस्था है तो खेत को आप सिंचाई भी करते रहें। तो देखा किसान भाइयों कि हमारे डॉक्टर साहब ने श्री विधि से किस प्रकार से धान की खेती की जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और अच्छी अच्छी जानकारियां दी। और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने धान की उपज को काफ़ी बढ़ाएंगे और फ़ायदा पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। हाँ, कैसा? समझ एकदम बढ़िया, बहुत चकाचक जानकारी हमको मिला। तो किसान भाइयों आपने भी नोट कर लिया होगा। हाँ, तो अब हम अपने किसान भाइयों को लिए चलेंगे एक जगह पर। हाँ भाई, मना नहीं कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम आपका इशारा बिल्कुल समझ चुके हैं और किसान भाई भी समझ गए हैं। तो किसान भाइयों आइए चलते हैं IMD पुणे। जी। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आज आकाश में बादल देखने को मिलेंगे। अगले 2-3 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। हवा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व की ओर बहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समय पर रोपी गई गर्मा धान इस समय दाना भरने की अवस्था में है, इसलिए गर्मा धान की फसल में पर्याप्त नमी की आवश्यकता है। किसान भाई जल जमाव को बनाए रखने के लिए मेड़ को ठीक करें। जिन किसान भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो वह इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी एवं गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें और बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। चलिए, ये छोटी मोटी जानकारी से भी हमारे जो किसान भाई अवगत हो गए हैं, लेकिन ये छोटी मोटी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे भी आप हमेशा अपने जेहन में रखें। क्यों झुमकी बहन? तो गंद्रू भाई, अब किसी चीज़ का वक्त हो चला है, आप घड़ी तो देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें क्या कहना है कारू दादा? जोहार। नहीं, अभी लेकिन जोहार पता, जोहार से पहले पता हम जानते थे, लेकिन हम देखे कि थोड़ा सा चलिए किसान भाइयों, दादा को भी जाने की ज़्यादा हड़बड़ी है तो हम चलते चलते अपना पता ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।